Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is immunity and the blood groups. In the previous lecture we had studied about the innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity, there are the various factors which works on the innate immunity. These are the physical barrier, chemical barrier, cellular barrier and fever and inflammation. In the physical barrier, skins comes or the flagella and like cilia, है ना, these are the barriers which prevent the entry of pathogen from to our body. Next is chemical barrier में जैसे एसिडिक जो केमिकल बैरियर है, जैसे हमारे स्टमक में HCl है, तो वो कोई भी अगर पैथोजन एंटर करेगा हमारे स्टमक में तो वो एसिड क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. नेक्स्ट सेलुलर, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एज अ इम्यूनिटी काम करते हैं और कोई भी पैथोजन्स आता है तो वो या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसको प्रिवेंट करते हैं अंदर आने से. ठीक है. नेक्स्ट फीवर एंड इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिससे कि वो जो पैथोजन है वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता. नेक्स्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी, इन दिस टू टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. जैसे मैंने फूड का एग्जांपल दिया था, कोई पर्सन है उसको फूड बनाना नहीं आता, या तो हम उसको फूड बनाना सिखा दें या फिर हम उसको कंटिन्यूसली फूड देते जाएं. तो ये दो वेज थे. ठीक है. तो हमें कौन सा मेथड बेस्ट लगा था, एक्टिव इम्यूनिटी का. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम उसको बनाना सिखा दें, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाना सिखा दें. और पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेगी. ठीक है. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ एंटीजेंस. एंटीजेंस क्या होते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. आवर आउटर पैथोजेंस और अ सब्सटेंस विच इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटर इनटू द बॉडी. कोई भी ऐसा पैथोजन जो हमारी इम्यूनिटी को जगा दे, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करे, इवॉक करे, उसे को क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं. व्हेन दे एंटर इन द बॉडी इट एक्टिवेट्स बाय बी लिम्फोसाइट. जब वो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या एक्टिव हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है. एंड बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी. और एंटीबॉडीज़ कौन बनाती है, प्लाज्मा सेल. बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल्स होते हैं और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं. ओके. नेक्स्ट देखो एपिटोप. अब ये एपिटोप क्या होता है, द पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम एंड विद विच एन एंटीबॉडी बाइंड्स इज नोन एज एपिटोप. ये देखो ये क्या है, एक एंटीजन है. ठीक है. ये एक एंटीजन है. सपोज करो इस एंटीजन का इतना सा पार्ट और इतने से पार्ट पर ही जाके एंटीबॉडी क्या होती है, कंबाइन होती है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस एंटीजन के इतने से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिटोप कहते हैं. द पार्ट ऑफ द एंटीजन का पार्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, जिसको इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है. पूरे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी नहीं कंबाइन होती, वो सिर्फ उस एंटीजन के एक पार्ट के साथ जाके कंबाइन होती है. ठीक है. with which antibody binds is known as epitope. ठीक है. It is also known as antigenic determinant. इसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं. एपिटोप इज मेड अप ऑफ 6 to 8 अमीनो एसिड्स. ये किससे मिलकर बना होता है, 6 to 8 अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग N से होती है यानी कि NH2 से होती है और जिसकी एंडिंग COOH ग्रुप से होती है. जिसकी स्टार्टिंग NH2 ग्रुप से होती है और जिसकी एंडिंग COOH ग्रुप से होती है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स. ठीक है. अब इसके अंदर ऐसे कितने अमीनो एसिड है, 6 to 8 अमीनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. मॉलिकुलर वेट कितना होता है एंटीजन का, मॉलिकुलर वेट इज 6000 डाल्टन और मोस. ये डाल्टन और ये जो मोस है ये एंटीजन के मास को मेज़र करने की यूनिट है. ठीक है. ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंटीजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 6000 डाल्टन और मोस. नेक्स्ट है वैलेंस ऑफ एंटीजन. टोटल नंबर ऑफ एपिटोप प्रेजेंट इन द एंटीजन इज कॉल्ड इस वैलेंस ऑफ एंटीजन. मतलब कि ये एंटीजन है, अब इस एंटीजन के अंदर कितने पार्ट्स हैं एपिटोप के. ठीक है. तो उसी को क्या कहते हैं, एंटीजन्स कहते हैं. सपोज करो इस एंटीजन के अंदर 8 पार्ट्स हैं एपिटोप के, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी,
एंटीजन की वैलेंसी हो जाएगी 8, क्योंकि इसके अंदर 8 ही एपिटोप प्रेजेंट है। और एंटीबॉडी सिर्फ इसके एक एपिटोप से जाकर कंबाइन होती है, यानी कि एक पार्ट से जाके कंबाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। व्हेन एंटीजन enters into the body, first differentiate between the self and foreign antigens। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्या डिफ्रेंशिएट करना सेल्फ एंड फॉरेन मटेरियल के बीच में। अब जो हमारी जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज करती है क्या ये हमारी बॉडी का ही एंटीजन है या कोई फॉरेन एंटीजन है। अगर हमारी बॉडी का होगा तो कोई नुकसान नहीं करेगी, एंटीबॉडी उसको फाइट नहीं करेगी। अगर हमारी बॉडी का नहीं होगा तो वो उसके साथ फाइट करेगी। सपोज करो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है, ए पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप। अब आपके अंदर आ गया बी ब्लड ग्रुप, तो ये क्या हो गया, आपकी बॉडी के लिए फॉरेन हो गया, क्योंकि आपका तो ए ब्लड ग्रुप है और बाहर से कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, इसको एंटीबॉडीज बनाएंगी और उसको ख़त्म करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके बॉडी का ए ब्लड ग्रुप है और आप ए ब्लड ग्रुप ही ले रहे हो तो क्या होगा, तो बॉडी पहचान ही नहीं पाएगी कि कौन सा सेल्फ था और कौन सा फॉरेन है, तो इसलिए कोई भी उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन एंटीजन। अब उसको पता चल गया बॉडी को कि ये फॉरेन एंटीजन है, तो वो क्या करेगी, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाएगी, बी एंड टी सेल्स बनाएगी। और क्या करेगी, जो बी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है, वो तो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। और जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, CMI का फॉर्मेशन करते हैं। CMI यानी कि सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, बी एंड टी सेल्स उसने बना दी है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल। अब जो एंटीबॉडीज बनेगी वो किससे बनेगी, प्लाज्मा सेल से बनेगी। बी एंड टी सेल्स बन गए, उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और जो कि क्या करेगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय, अब ये जो एंटीजन का डिस्ट्रक्शन होता है ये दो मैकेनिज्म से होता है, या तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हो जाए जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, या फिर टी लिम्फोसाइट सेल से हो जाए जो कि क्या फॉर्म करती है, CMI यानी कि सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ओके, सो दीज आर द एंटीजन्स, एपिटोप। Okay, so now let's move further. So our next topic is antibodies. एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आर द मेड अप ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। किससे बनी होती है एंटीबॉडी, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, और क्या प्रोवाइड करती है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यही तो वो है जो फाइटर्स हैं, जो किससे फाइट करते हैं, एंटीजन से फाइट करते हैं। हेंस दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये ग्लोबुलिन की बनी होती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कंबाइंड नेम क्या रख दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं, IG से। ठीक है, I यानी कि इम्यूनो एंड G यानी कि ग्लोबुलिन। ओके, दिस प्रोटीन फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीजन। अब ये किसके अगेंस्ट बनती है, एंटीजन। जब कोई एंटीजन बाहर से आएगा, फॉरेन एंटीजन आएगा, तभी तो ये बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बनती है। बाय प्लाज्मा सेल, और किससे बनती है, प्लाज्मा सेल से बनती है। दे डिस्ट्रॉय एंटीजन और अट्रैक्ट फैगोसाइट फॉर डिस्ट्रक्शन। या तो ये एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर ये क्या करते हैं, फैगोसाइट को इंटरेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज पैराटॉप। पैराटॉप क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विथ एंटीजन इज नोन एज पैराटॉप। मतलब कि एंटीबॉडी का वो पार्ट जहाँ पर एंटीजन आके अट्रैक्ट होता है, जहाँ पर एंटीजन आके लगता है, उसको क्या कहते हैं, पैराटॉप। जैसे हमने एंटीजन्स में पढ़ा था एपिटोप, कि एपिटोप जो होता है वो एंटीजन का एक स्मॉल पार्ट होता है और इसी पर एंटीबॉडी आके लगती है। पूरे एंटीजन पर आकर एंटीबॉडी नहीं लगती, पूरे एंटीजन पर एंटीबॉडी इंटरेक्ट नहीं करती। उसी तरह से जो एंटीबॉडी है वो भी पूरी इंटरेक्ट नहीं करती। ये भी बहुत क्लेवर है, ये भी क्या नहीं करती, पूरी इंटरेक्ट नहीं करती। इसका भी कुछ पार्ट आकर इंटरेक्ट करता है, इसका कुछ पार्ट आएगा, इधर से एंटीजन का कुछ पार्ट, इन दोनों की कुछ पार्ट आकर
इंटरेक्ट करेंगे। तो यानी कि इसके एंटीबॉडी के कुछ पार्ट को क्या कह रहे हैं, पैराटॉप, और एंटीजन के कुछ पार्ट को क्या कह रहे हैं, एपिटॉप। ओके, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद एंटीजन इज नोन एज पैराटॉप। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या है इसको हमें देखना है। एंटीबॉडी हैज़ वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप की होती है। इट कंटेन्स 4 चेन, 4 चेन्स है, दैट इज 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। अब ये चेन किसकी है, ये चेन है अमीनो एसिड की। किसकी है, अमीनो एसिड की। और अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग NH2 से होती है और एंडिंग COOH ग्रुप से होती है। इनको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। अब बीच में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया, इस तरह से कुछ भी बीच में लगा देते हैं। लेकिन ऊपर वाली स्टार्टिंग होती है वो NH2 से होती है और ये ख़त्म किस पे होता है, COH पे होता है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप की होती है, 4 चेन होती है जिसमें से 2 हैवी होती है और 2 लाइट होती है। सो इट इज़ नोन एज, तो इसको हम लिख सकते हैं, हैवी है एक लाइट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 हैवी है तो H2, 2 लाइट है तो L2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हैवी चेन, जो हैवी चेन होती है उसके अंदर 440 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो लाइट चेन होती है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स है, 220 अमीनो एसिड्स है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने यहाँ एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बना रखी है। पहले इसको समझो फिर हम ये डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, वाई शेप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो वाई शेप की स्ट्रक्चर जैसी होती है एंटीबॉडी, यहाँ हमने बोला। ठीक है, अब ये वाली जो दिख रही है ये आपको बड़ी सी दिख रही है, तो यानी कि ये कैसी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी सी है। देखो पहले यहाँ पार्ट, फिर इसके बाद नीचे वाला पार्ट भी है, तो ये कैसी होगी, हैवी होगी। और इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है, 440 अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो ये छोटी वाली, तो ये कौन सी होगी, लाइट वेट हो गई। ठीक है, ये वाली लाइट वेट होगी। सब सेम इधर वाली साइड में भी अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इधर वाली साइड के लिए है। ठीक है, और छोटी वाली लाइट चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है, 220 अमीनो एसिड है। ठीक है, अब देखो मैंने हर किसी की स्टार्टिंग कर रखी है NH2 से, एंडिंग कर रखी है COH से। इसकी भी NH2 से स्टार्टिंग है, COH पे एंडिंग है। ये रही इसकी स्टार्टिंग यहाँ से और एंडिंग यहाँ पर है ना, तो इसलिए यहीं पर COH लिखा है, COH NH2 NH2 COH। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसके अंदर 2 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है वेरिएबल पोर्शन, सेकंड होता है कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन को हमने शो किया है V से और कांस्टेंट पोर्शन को हमने शो किया है C से। ठीक है, अब देखो ये वाली जो है ये लाइट चेन है, तो लाइट चेन है साथ में वेरिएबल है, लाइट भी है प्लस वेरिएबल भी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं VL। तो मैंने यही लिखा है। अब नीचे वाला देखो कांस्टेंट है प्लस लाइट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CL। सेम इधर वाले में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इधर वाली देखो, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो कि क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V। और ये हैवी है तो हमने क्या लिख दिया, VH। और ये वाला पार्ट क्या है, CH। सेम इधर ही VH एंड CH। अब देखो इसके नीचे भी चेन है, तो ये CH हो जाएगा, CH1 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। इसी तरह से इधर ये वाला CH1, CH2 एंड CH3। अब मैंने इनके बीच में ये SS लगा रखे हैं। ये SS क्या है, सल्फर। सल्फर 2 है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, डाई सल्फर। और ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड। यानी कि किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक ये रहा और एक ये रहा। यानी कि कितने हैं ऐसे, 4 हैं। तो यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ के अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बीच वाला स्पेस है ये क्या है, पैराटॉप। इसके बीच वाला स्पेस ये रहा पैराटॉप। अब ये पैराटॉप पर आके ही तो एंटीजन कंबाइन होते हैं, हमने यहाँ लिखा दे पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद द एंटीजन इज नोन एज पैराटॉप। ये पैराटॉप का एंटीबॉडी का पार्ट है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, पैराटॉप बोल रहे हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी इज नोन एज पैराटॉप। अब इस पैराटॉप पे ही तो आके क्या होंगे, एंटीजन कंबाइन होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर थी। अब हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1H चेन यानी कि 1 हैवी चेन एंड 1L चेन यानी कि 1 लाइट चेन टुगेदर फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फॉर्म HL डाइमर।
किससे कंबाइन हो रही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन हो रही है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, HL डाइमर का फॉर्मेशन कर रही है। टू सच डाइमर जॉइंस बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइंट है एंड फॉर्म H2L2। इट मीन्स देयर आर टू होमोजीनियस हाफ। अब दो यहाँ पर दो सल्फाइड बॉन्ड से जॉइंट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो होमोजीनियस पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ इसको एक को CH2 नाम दिया और दूसरे को CH3 नाम दिया। ठीक है, ये किससे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर दो सल्फाइड बॉन्ड हो रहे थे कंबाइन। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर दो पोर्शन हो गए, वेरिएबल पोर्शन एंड कांस्टेंट पोर्शन। अब इधर भी तो डाइसल्फाइड बॉन्ड अलग से है और इधर भी, यानी कि इधर भी अलग अलग है, तो यानी कि दोनों में अलग अलग पार्ट होंगे। तो एक को नाम दे दिया वेरिएबल पोर्शन और एक को नाम दे दिया कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन फाउंड ऑन द NH2 एंड ऑफ द चेन, जहाँ पर NH2 की एंड हो रही है, यहाँ पर NH2 की एंड हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल पोर्शन हो जाएगा। इट कंटेन पैराटॉप फॉर बाइंडिंग एंटीजन। अब ये इसमें क्या होते हैं, पैराटॉप्स होते हैं जहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करते हैं। हेंस इट इज़ नोन एज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग बोलते हैं। फ्रेगमेंट यानी कि फ्रेगमेंट क्या होता है, पीस होता है। एंटीजन को हमने शो किया है A से, B को बाइंडिंग को शो किया है B से और फ्रेगमेंट को F से, तो क्या बन गया FAB। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट पोर्शन फाउंड ऑन दी COOH एंड ऑफ द चेन, ऑल्सो नोन एज फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल में C और इसका FC। ठीक है, नेक्स्ट है हिंज रीजन। अब ये हिंज रीजन कौन सा होता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हिंज रीजन। एक्चुअल में ये किस तरह से है, देखो एक्चुअल में ये इस तरह से है, तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, तो ये इसको बोल रहे हैं हिंज रीजन। हिंज क्या होती है, आपने डोर्स में भी देखा होगा, हिंज लगी रहती है, तो वो डोर्स में जो हिंज लगी होती है वो क्या करती है, डोर्स को बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करने के लिए परमिट करती है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कौन सी होती है, इस तरह से, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर भी हिंज है, तो यानी कि किस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से, तो ये इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और क्यों करें, क्योंकि ये हिंज है यहाँ पर, और हिंज सिर्फ बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन को ही अलाउ करती है। सो इस तरह। ठीक है, हिंज रीजन क्या हो गया, फ्लेक्सिबल रीजन विच परमिट द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एंटीजन एंड रिएक्ट विद इट। Okay, so these are the antibody. So one next topic is types of antibody. एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती है, तो देखो IG, ये एंटीबॉडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IG से। मैंने बताया था I यानी कि इम्यूनिटी एंड G यानी कि ग्लोबुलिन, क्योंकि एंटीबॉडी ग्लोबुलिन की बनी होती है, गामा ग्लोबुलिन की बनी होती है, इसलिए यहाँ G लिखा है। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज़ होती है वो कई टाइप्स की होती है, तो इसको याद रखने का एक मेथड है, आपको ये वर्ड याद रखना है, गैम्ड या गैमेट या कुछ भी बोल लो। ठीक है, गेम्ड। अब गेम्ड में G जो है, मतलब सबके साथ ये IG के साथ एक बार G लिख दो, एक बार A, फिर M, फिर E, फिर T, तो क्या बन गया ये IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgT। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, अमीनो एसिड की चेन। ठीक है, जो अमीनो एसिड की चेन है या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन है और हैवी वाली है वो, उसके अंदर क्या क्या होती हैं, उसके अंदर गामा चेन होती है, अल्फा होती है, म्यू होती है एंड एप्सिलॉन होती है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ डाइमेरिक, पेंटामेरिक एंड मोनोमेरिक एंटीबॉडीज। अब ये जो आपने एंटीबॉडीज लिखी ना, इसमें कुछ तो डाइमेरिक है, कुछ मोनोमेरिक है, कुछ पेंटामेरिक है, तो आपको बतानी है कि कौन कौन सी डाइमेरिक है, मोनोमेरिक है एंड पेंटामेरिक है। तो देखो जो मोनोमेरिक है उसमें तो आते हैं IgG, IgE एंड IgD, और डाइमेरिक में कौन से आते हैं, IgA। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और मोनोमेरिक की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेंटामेरिक की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, देखो ये वाई शेप बनी हुई है, उसके पास ये वाली जो होती है ये हैवी चेन और ये वाली लाइट चेन, उसी तरह से ये हैवी और ये लाइट, फिर ये वाली हैवी
ये जॉइंट है, और ये लाइट। उसी तरह से ये हैवी और ये लाइट और ये भी लाइट, ये इस तरह से है, ठीक है। और पेंटामेरिक में कौन सी आती है? IgM, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? IgG, ठीक है। एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है वो कौन सी है? IgG। देखो जो एंटीबॉडी है ना, जो एंटीबॉडीज़ है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन कुछ एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है, तो उसमें से कौन सी है? वो IgG है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, सबसे पहले जो, मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया, कोई एंटीजन एंटर कर गया, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडीज रिएक्ट करेगी, सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो कौन सी होगी? वो होगी IgM देन IgG। अगर आपसे दोनों पूछे तो आप ये दोनों का नेम लिखोगे, अगर आपसे सिर्फ एक पूछे तो आप इन दोनों में से इस IgM को प्रेफरेंस दोगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी बनेगी? IgM बनेगी, फिर उसके बाद IgG, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर मिल्क, मदर मिल्क में भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, कौन सी? IgA। इसीलिए जो बेबीज़ होते हैं उनको मदर का मिल्क पिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि मदर के मिल्क में सिर्फ वो मिल्क नहीं है, वो क्या है? उसके अंदर इम्यूनिटी भी है। इम्यूनिटी जिसके अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगी? एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ कौन सी है? IgA। वाइटल फॉर इम्यूनिटी ऑफ न्यू बॉर्न, ओके। एंटीबॉडीज वर्क इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करती है वो कौन सी है? IgE। और दिस वर्क्स ऑन बेसोफिल्स एंड मेस्ट सेल्स, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। ब्लड, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज विच flows in the blood vessels. We already discussed in the chapter 2, that is ह्यूमन सिस्टम। उसमें क्या देखा था? जो ब्लड होता है वो किस में मूव करता है, किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स क्या होती है? पाइपलाइंस होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड्स हैं वो भी 2 टाइप्स का है, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पुस्कल्स। जो प्लाज्मा है उसके अंदर नॉन लिविंग लिक्विड मीडियम आता है, और जो ब्लड कार्पुस्कल्स है उसके अंदर लिविंग सॉलिड मीडियम आता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है ये 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये जो ब्लड कार्पुस्कल्स है, ब्लड कार्पुस्कल्स को हम सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने % कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? 45% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ओके। अब ये जो प्लाज्मा है ये क्या काम करता है? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो क्या काम करता है? इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस। हमने देखा था ह्यूमन सिस्टम में जो ब्लड था वो क्या कर रहा था? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस में प्रोवाइड करा रहा था, एक सेल से दूसरे सेल में, है ना। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था। और क्यों हो रहा था? क्योंकि ये एक तरह से क्या है? लिक्विड है, और वो लिक्विड किस वजह से है? प्लाज्मा की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन आते हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC क्या होता है? रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, या हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब ये RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो तो रेड होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण RBC का कलर भी कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। एंड ये किस में काम आती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। मेनली किसका ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना, और RBC भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पुस्कल्स, ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। ये सब हमने ह्यूमन सिस्टम में स्टडी किया था, ओके। तो WBC का मेन काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजन, ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये क्या क्रिएट करता है, क्या बनाता है? ये एंटीबॉडी।
WBC ही क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं आपको अगर कहीं कट लग जाता है तो आपने देखा होगा कुछ दिनों में वो ड्राई हो जाता है, तो ये ब्लीडिंग रुकी क्यों, आती क्यों नहीं रही, तो इसका रीज़न होता है आपकी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। ठीक है, उसका कुछ एक ड्राई सी वो लेयर बना देते हैं ब्लड की। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप में देखो, ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना वो बहुत टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ ए बी, इस तरह के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ए बी एंटीजन्स। जो एंटीजन्स होते हैं ना ए बी, इनके बेसिस पर ये ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। कौन कौन से, अब ए बी एंटीजन के बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप बना उसको क्या कहेंगे, एबीओ ग्रुप। एंड RH एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, AB एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं और RH एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं। AB एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से ABO ग्रुप और RH एंटीजन की प्रेजेंस से जो ग्रुप बनेगा वो RH ब्लड ग्रुप बनेगा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जो कॉमनली अपन बोलते हैं A पॉजिटिव, तो A तो क्या है, वो AB एंटीजन की बात कर रहे हैं हम, A एंटीजन की बात कर रहे हैं। और जो पॉजिटिव बोला वो हमने क्या बोला, RH एंटीजन को बोला, तो हम कंबाइन करके बोलते हैं A पॉजिटिव। जो ह्यूमन बींग्स होती है उसमें मेनली RH पॉजिटिव रहता है, इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है। सुना है क्या, बहुत, अगर सुना भी होगा तो बहुत कम। मेनली ह्यूमन बींग्स में पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O AB, है ना, इस तरह से। तो ये हम मेनली कंबाइन करके बोलते हैं। ए जो होता है वो एंटीजन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ये RH एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन। अब ये कैसे डिनोट करते हैं, सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर A एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर B एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। अगर आपकी बॉडी के अंदर दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, AB ग्रुप। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर दोनों ही एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उसके बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप को डिनोट करते हैं। दीज ग्रुप आर नोन एज ब्लड ग्रुप्स, और इनको हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप्स कहते हैं। दीज एंटीजन्स कैन बी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोपिड्स। ठीक है, अब ये एंटीजन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोपिड। ठीक है, नेक्स्ट है एबीओ ग्रुपिंग। अब इन एंटीजन के बेसिस पे इनको किस में क्लासिफाई किया गया है, एबीओ ग्रुपिंग में एंड RH ग्रुपिंग में। ठीक है, अब ये एबीओ ग्रुपिंग कैसे होते हैं, RH ग्रुपिंग कैसे होते हैं, दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी। एंटीजन्स में हमने क्या देखा, एंटीजन्स में हमने ये देखा कि पूरा का पूरा एंटीजन जाकर इंटरेक्ट नहीं करता, इसका कुछ स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम एपिटोप कहते हैं, वो जाके इंटरेक्ट करता है। एंड व्हाट इज द वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ द एंटीजन, 6000 डाल्टन और मोर्स। ठीक है, और हमने एंटीबॉडी की क्या देखी थी, स्ट्रक्चर देखी थी। अब पूरी की पूरी एंटीबॉडी भी जाके इंटरेक्ट नहीं करती, इसका कुछ पार्ट जाके इंटरेक्ट करता है, उसको कुछ पार्ट को क्या कहते हैं, पैराटॉप। क्या कहते हैं, पैराटॉप। ठीक है, और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर भी देखी थी, इसमें 2 चेन होती है, हैवी चेन, लाइट चेन। ठीक है, और इन चेन्स में भी पोर्शन होते हैं, दैट इज वेरिएबल पोर्शन एंड कांस्टेंट पोर्शन। ठीक है, जो वेरिएबल पोर्शंस होते हैं, यानी कि अगर हम बोले कि पूरी की पूरी अगर हैवी चेन होती है तो उसके अंदर तो 440 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन अगर हम लाइट चेन की बात करें तो उसके अंदर 220 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को भी देख लिया था। और नेक्स्ट जो हमने देखा है वो ब्लड के बारे में, कि ब्लड एक लिक्विड होता है जिसके अंदर प्लाज्मा आते हैं और ब्लड सेल्स आती है। प्लाज्मा जो होता है वो मेनली लिक्विड होता है, जो कि किसको करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंड जो ब्लड सेल्स होती है उसमें WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन भी हमने देख लिए। फिर हमने ग्रुपिंग देखी कि जो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। AB एंटीजन और RH एंटीजन पे
जो एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, ठीक है, और इन ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप्स। Okay, so these all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.